हमने कहा कि जब इतनी आग छिड़ी रखी है इसके अराउंड, तो क्यों ना ये आग कहाँ से शुरू हुई, कितनी बार बुझी, कितनी बार दोबारा लगी, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो टॉपिक का नाम क्या है? इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस ओवर द ईयर्स। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान, कि किस तरह से दे हैव गॉन हैंड टू हैंड। कैसे हर बार क्रिकेट को स्पोर्ट्स 1960s तक कह सकते हो स्पोर्ट्स, उसके बाद क्रिकेट को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज किया, और 83 के बाद तो क्रिकेट ही एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज हुआ। हॉकी भी स्टार्टेड फेडिंग अवे। ओके। और उससे पहले तो चलो आपको अगर याद हो मिल्खा सिंह मूवी, तो 1960 में मिल्खा सिंह वो एथलेटिक्स को भी उन्होंने प्रमोट किया था, याद है वो? उसमें जहाँ वो खालिद के साथ उनका मैच कितना वो दिखाते हैं, ऊपर से वो पेज जैसे वो लैंड करते हैं वो एरोप्लेन से पेज गिरवाते हैं, पैम्फलेट गिरवाते हैं, मूवी में पूरा वो दिखाते हैं। हाँ। तो उसमें इवन प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव में मैं देश में एक दिन की छुट्टी का मतलब प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, ये वो सब चीज़ें। मतलब इट वाज सो सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम दैट इट वाज नॉट अबाउट क्रिकेट। और देखा जाए तो ऑब्वियसली जब हमारे में से पाकिस्तान निकला, हम तब से बात करते हैं। सो 1947 जब उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से पार्टीशन हुआ बहुत अगली था, बहुत अगली। एंड जिस आप ये बोल सकते हो जिस धरती पे बैठ के हम ये बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खून खराबा इसी पे ही हुआ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा बुरा भी यहीं पे हुआ। एंड कहीं ना कहीं हम में से या तो हम उधर से आए हुए इधर हैं, या इधर से इधर कितने लोग हैं हमारे जो इधर से उधर गए हैं। और आई थिंक यू कैन शेयर। हाँ, मैं तो ऑब्वियसली मैं तो दूसरी साइड से आया हूँ, तो इसीलिए अगर देखोगे तो मेरा बाबर आजम जैसा मेरा वो भी हैगा नहीं एक्सेंट भी हैगा मेरा बाबर आजम वर्गा। एक्सेंट भी हैगा। आ चक मेरी कवर ड्राइव। तो वहाँ पे इतना अगली होने के बावजूद, मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि जब मैचेस होने स्टार्ट हुए, पहले तो आप वहाँ से बताओ कि क्या हुआ था। तो यार पाकिस्तान टुक सम टाइम टू गेट आईसीसी स्टेटस। उनको 1952 जुलाई में जाके आईसीसी स्टेटस मिला था, और पहली सीरीज उनकी इंडिया के साथ हुई थी। इंडिया आए थे वो खेलने, तो उस टाइम पे जो उनके कैप्टन थे, मतलब अब्दुल हफीज़ करदार थे, वो इंडिया के जो कैप्टन थे लाला अमरनाथ, जो महेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ के फादर हैं। जो अगर आपने मूवी 83 देखी है तो वो खोदते थे पुत्र करके वो बूट उठा के मारते हैं, जो महेंद्र अमरनाथ खुद प्ले कर रहे थे अपने फादर का रोल। तो वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, दोनों लाहौर में इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं। तो लाला अमरनाथ दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे उनके लिए वेट करते हुए कि हाँ पाकिस्तान टीम आएगी तो आई एम गोइंग टू रिसीव। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था, लोगों ने यहाँ पे बहुत प्यार दिया था, इवन दो अ वेरी अगली पार्टीशन हैड हैपेंड 5 years बैक ओनली। और कितने लोग तो दिल्ली में सब में एज रेफ्यूजीज थे, बड़ा कुछ था। मतलब अगर आप देखो तो विराट कोहली की भी जो रूट्स है वो तो वहीं से हैं, तो उनकी फैमिली भी एक टाइम पे तो एज अ रेफ्यूजी आए होंगे इंडिया में, उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे, मतलब इस पार्ट ऑफ द इंडिया में आप कह सकते हो। तो ऑल दैट वाज देयर इन दिल्ली। स्टिल काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला। इंडिया 2-1 से सीरीज जीती थी। लखनऊ में एक टेस्ट मैच इंडिया हारी थी, वहाँ पे उनके बॉलर हैं फजल महमूद, वो बाद में जाके कैप्टन भी बने, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था, तो ही बिकेम द मैन ऑफ द मैच एंड ही वॉन दैट मैच फॉर देम, फर्स्ट विक्ट्री एवर इन देयर हिस्ट्री। एंड सीरीज इंडिया 2-1 से आराम से जीत गई थी, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया तो बहुत 20 साल से ऑलमोस्ट खेल रही थी। एक मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ था, लाला अमरनाथ पहले 100 स्कोर करने वाले प्लेयर्स, बड़ा कुछ था। एंड उसके बाद इंडिया भी गई पाकिस्तान 54-55 में खेलने। बॉर्डर ओपन कर दिया गया, ट्रेन चलाई गई, ओवरनाइट अलाउ किया गया, वीज़ाज लगे, बड़ा कुछ हुआ। काफ़ी लोग वो गए जो अपना पीछे सब कुछ छोड़ के आए हुए थे। मतलब पीपल एक्चुअली विजिटेड देयर एंसेस्ट्रल होम्स इन लाहौर प्रॉपर जाके एंड ऑल। जैसे अगर हमने 1960 वाला वो जो फेज़ देखा है मूवी के अंदर, जहाँ पे मतलब मिल्खा सिंह जाते हैं, अपना घर देखने जाते हैं, फिर उनको अपना वहाँ पे फ्रेंड मिलता है, सनप्रीत दी टूई वाला वो जो पूरा इंसिडेंट आता है, तो दैट वाज एक्चुअली द थिंग इन 1954-55 जहाँ पे पीपल वेंट, वो प्रिटी ओवरवेल्म्ड, उनको बहुत प्यार मिला, बड़ा डिफरेंट था माहौल। और सीरीज ड्रॉ हुई थी 0-0, कोई भी टेस्ट मैच में किसी को भी टीम को विक्ट्री नहीं मिली थी। और इंडिया विनू मंकट के अंडर खेले थे वो सीरीज, तब तक विनू मंकट टुक ओवर। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एवर। मतलब अगर हम उनके बारे में बात होती नहीं वैसे, हम करंट जनरेशन में ज़्यादा नहीं जानते,
उनके बेटे के बारे में हमने हल्का सा मेंशन किया था, याद है? हमने जो कोचेस वाला पॉडकास्ट किया था उस पर हमने अशोक मंकड़ की बात की थी कि 1983 वर्ल्ड कप से पहले वही इंडिया के मैनेजर कम कोच थे और काफ़ी टेक्निकली वेरी साउंड गाय. एंड वीनू मंकड़ ऑब्वियसली इज द वेरी सेलिब्रेटेड क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट. कपिल देव और रविंद्र जडेजा से पहले इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से, और शायद काफ़ी सारे लोगों की प्लेइंग ऑल टाइम 11 में भी वो इंडिया की वॉक इन करते हैं. वेरी वेरी डायनामिक प्लेयर. तो वो गए वहाँ पे. एंड उसके बाद फिर 1960-61 में टूर हुआ, वहाँ पे फिर ड्रॉ हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान गई 1960-61 में. 60-61 में तो आप उस टाइम अगर आपको याद हो तो उस टाइम जो मिस्टर अयूब थे, जो मिलिट्री कूप के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, डिक्टेटर कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, उनके टाइम पे तो स्पोर्ट्स एक्चुअली वाज यूज एज अ डिप्लोमेसी टूल. मतलब मैं वहीं पे कह रहा हूँ कि इंडिया एथलेटिक्स भी खेलने गई, सब कुछ हुआ उस एरा में. वो एक ऐसा एरा था जहाँ पे 1960-61 सीरीज में दोनों साइड के बैटर्स बहुत सेलिब्रेट हुए थे. वो भी सीरीज 0-0 से ड्रॉ हुई थी और वहाँ पे कैप्टन 5 मैच की सीरीज 0 से ड्रॉ. ये वही 54-55. पाकिस्तान की पिचेस तो हमेशा फ्लैट रही है ना, वो तो हमेशा रोड ही रही है. वो ऐसा नहीं है कि इस एरा में है. अच्छा, स्टार्टिंग से ही है. पहले एटलीस्ट थोड़ी हार्ड होती थी बट फिर भी. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस टाइम फजल महमूद कैप्टन बन गए थे 1959 में, तो ही वॉज द कैप्टन. एंड तब तक जो करदार थे वो पॉलिटिक्स में चले गए थे. पॉलिटिक्स में जाके भी उन्होंने क्रिकेट को एज अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज़ किया है. ही ऑलवेज यूज क्रिकेट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन. जैसे 1960-61 के एरा में इंग्लैंड गई, पाकिस्तान जीती, वेस्ट इंडीज़ गई, पाकिस्तान जीती, तो वो इंटरनेशनल टूर्स पे भी अच्छा करने लग गए थे. इनफैक्ट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 1980s आते आते तक तो वो 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड बीटर्स बन गए थे. हॉकी में, क्रिकेट में, स्नूकर में और स्क्वॉश में. तो मतलब वो ऑल स्टार्टेड इन दैट फैशन ओनली. तो उसमें पॉली उमरगर ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत मन मारे थे. वहाँ से एक पाकिस्तान के बड़े फेमस बैटर हनीफ मोहम्मद, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका. अभी तक भी इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, टूरिंग बैटर का हाईएस्ट स्कोर एवर. 337 इन्होंने स्कोर किए थे. दैट्स द हाईएस्ट बाय द टूरिंग बैटर. बिकॉज आप बाकी अगर रिकॉर्ड्स देखो तो वो सब जनरली लोगों ने अपने होम ग्राउंड्स पे अचीव किए हैं. नहीं, जो अभी मुल्डर ने मारे वो कहाँ मारे हैं? वो आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं उस पर अपडेटेड नहीं हूँ कि वो हरारे में हुआ था मैच या साउथ अफ्रीका में हुआ था मैच. मेरे हिसाब से वहाँ हुआ है. वो अगर हरारे में हुआ तो फिर वो अब रिकॉर्ड बन गया होगा. अदरवाइज उससे पहले तो इनका ही था 337. क्योंकि आप अगर देखो तो 365, 375, 380, 400 सब अपने होम ग्राउंड पे लोगों ने स्कोर किए हैं. इवन जयसूर्या का 340 होम ग्राउंड पे स्कोर हुआ था, जो मेरे ख्याल से शायद एशियन रिकॉर्ड ही है. नहीं, अब तो 374 भी है, वो तो महिला जयंत ने तोड़ ही दिया था. तो ऑल दोज थिंग्स उस एरा के लिए बहुत बड़ा था. 1958 में जिन्होंने 387 स्कोर किया था, तो आप सोच सकते हो हनीफ मोहम्मद भी ऑल्सो स्टार्टेड क्रिकेट वेरी अर्ली. वाज वन ऑफ द यंगेस्ट बैटर टू प्ले फॉर एन इंटरनेशनल टीम थे उस एरा में. तो उनका भी ऑरा सचिन जैसा था पाकिस्तान क्रिकेट में. मतलब वन ऑफ देयर ऑल टाइम ग्रेट बैटर्स में से वो गिने जाते हैं. बिफोर जावेद मियांदाद, बिफोर इंजमाम उल हक एंड ऑल, उनसे पहले उनका ज़्यादा इतने साल नाम रहा है. तो 1960s के बाद फिर 65 वॉर हुई, 71 वॉर हुई, इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ. उसके चलते क्रिकेट बिटवीन टू नेशंस काइंड ऑफ टुक अ बैक सीट, और एक काफ़ी लंबा पीरियड आया जहाँ पे हम नहीं क्रिकेट खेले. 1978 तक हम कोई सीरीज नहीं खेले. ओके, तो 19 मतलब अब ये समझ लो 65 के बाद या 61 के बाद नहीं खेले हम. मतलब ऑलमोस्ट 61-62 के बाद ज़्यादा कोई खास हुआ नहीं इंडिया पाकिस्तान का. तो मतलब हमने इससे बड़े ड्राई पैचेस ऑलरेडी देखे हैं. अभी तो कुछ भी नहीं है ये. हाँ, बिल्कुल सही. ये तो हर साल में एक मैच ऑन एवरेज हो ही जाता है. बिल्कुल सही. बीच में काफ़ी लंबा सड़ा ड्राई पैच भी आया था. एंड फाइनली बायलैटरल टाइज 1978 से रिज्यूम हुई. और ऑब्वियसली वहाँ पे रजीम चेंज भी हुआ था इंडिया में. अगर आपको याद हो तो 1978 में इंदिरा गांधी वेंट, जब वो इमरजेंसी के बाद हार गए थे इलेक्शंस. एंड देन उस टाइम पे महाराजी देसाई, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए, इंडिया के अलग रिजीम आई, तो फिर से रिलेशन रिवाइव होने की कोशिश की. इंडिया पाकिस्तान भी गई थी वहाँ पे. आई थिंक दोनों चीज़ें हुई थी. पाकिस्तान इंडिया बाद में गई थी. आई थिंक 82 में बहुत हंगामा हुआ था सीरीज़ में. रिवर्स स्विंग के कारण 40 विकेट ली थी इमरान खान ने. उससे पहले 78-79 में पाकिस्तान इंडिया आई थी. तब इंडिया 6 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 2-0 से जीती थी. उसमें आई थिंक सुनील गावस्कर ने शायद 550 के आसपास रन स्कोर किए थे, और कपिल देव टुक 32 विकेट्स इन दैट सीरीज.
32 विकेट एज अ सीमर इन इंडियन कंडीशंस, तो मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात। और ये ना एक बड़ी अनसेड सी राइवलरी थी इमरान खान और कपिल देव के बीच में। हाँ मूवी में दिखाया 83 में कि वो दोनों बड़े प्यार से मिल रहे हैं और इमरान मेरे दोस्त की हाल चाल, जबकि इमरान खान यूज टू बैश हिज प्लेयर्स अगर वो कपिल देव के अगेंस्ट आउट होते तो उनको लगता था ये तो बॉलर ही नहीं है। मतलब बहुत उनमें आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली यार दोनों अपने एरा के शानदार ऑलराउंडर्स रहे हैं। कपिल गॉट द चांस टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप इन 83, समथिंग विच इमरान खान हैड टू वेट इवन मोर, जबकि ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टीम पाकिस्तान की थी। तगड़ी टीम तो पाकिस्तान की ज़्यादा रही है एंड ऑल। इंडिया का तो एक वो गोल्डन पीरियड आया 83 से लेके ऑलमोस्ट 87 वाला, जहां हम टेस्ट में वनडे में हर जगह ही जीत रहे थे। तो फिर दोबारा से मिड 80s में थोड़ा रेडिकलाइजेशन ऑफ होना शुरू हुआ पाकिस्तान का। वहाँ पे उन्होंने, देखो यार एक ना चीज़ तुम समझने की कोशिश करो कि वाई पाकिस्तान टुक अ डिफरेंट स्टांस। 1971 में क्या हुआ, हमने 90,000 उनके सैनिक पकड़े, उनको एकदम से तो रिलीज नहीं किया ना, 2-3 साल तो वो इंडिया में ही रहे ना, बैचेस में दे वर रिलीज्ड। अब 2 साल अब कल्चर में मिंगल हुए। उससे पहले आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो कि इंडिया तो ये करता है वो करता है ऐसा वैसा, एंड यू मिंगलिंग विद दोज पीपल एंड रियलाइजिंग कि यार यहाँ तो सेकुलर इकोसिस्टम है, चीज़ें अलग है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो तो है ही नहीं है। तो आपको दोबारा से वो हेट्रेड बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो 1971 के बाद 99 तक, जब तक वो पुराना सारा बैच ऑफ मिलिट्री जान ही गया था, तब तक देयर टॉप मोस्ट जो कह रहे हो कि हुक्मरान कह सकते हैं या जो पॉलिटिक्स कह सकते हो, पॉलिटिशियंस कह सकते हो, उनको वेट करनी पड़ी टू रीसेट द एजेंडा अगेन। तो आप उस केस में बड़े तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स को भी एज अ डिप्लोमेसी यूज की, बिकॉज अगर आपने मूवीज देखी हो उस एरा में तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो हाईजैक्स इन ऑल प्लेन्स के हुए उनके पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व थी। चाहे बेशक वो ICC मतलब ISI के थ्रू करवा रही थी, चाहे बेशक वो किसी ना किसी और खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू करवाई थी, जैसे भी वो करवा रही थी, बट वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इंडिया नेवर टुक इट सीरियसली। कितनी सारी मूवीज में भी दिखाया, पीछे अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, आई थिंक बेल बॉटम इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहाँ पे भी यही हो रहा है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर तक भी मान के राजी नहीं है कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो उनका जो वो टोपाज मिशन टोपाज था कि कट इंडिया इनटू 1000 ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये सब चीज़ें तो किसी को पता ही नहीं थी। तो दे सटली दे यूज्ड क्रिकेट एज अ डिप्लोमेटिक टूल। तो उसमें हुआ क्या कि हम मिड 80s से ना ज़्यादा फॉरेन लोकेशंस पे भी खेले हैं, जैसे शारजा बिकेम द एपी सेंटर, और हम अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 15 साल उनसे रेगुलरली हारे हैं वाइड मतलब ODI क्रिकेट में बिकॉज ऑफ शारजा। वहाँ मैचेस फिक्स्ड थे या उनको सपोर्ट ज़्यादा थी या उनकी टीम एक्चुअली में टैलेंटेड थी, वी डोंट नो, बट वो रिकॉर्ड बुरी तरह स्क्यूड है अभी भी ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो पाकिस्तान की ODIs में ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, जबकि हमने पिछले 20-25 साल में काफ़ी रेगुलरली उनको हराया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा जहाँ पे हर तीसरा टूर्नामेंट शारजा में होता था और इंडिया बुरी तरह पिट के आती थी। जिसमें 1986 का वो ऑस्ट्रेलिया कप तो याद ही होगा, जहाँ पे जावेद मियांदाद ने वो छक्का मारा था चेतन शर्मा को। नहीं सर, मैं उसके 9 साल बाद पैदा हुआ था ना मैं तो भी इसलिए मुझे याद नहीं है। मैं भी जस्ट पैदा ही हुआ था। तो पर छक्का तो सबको ही पता है, वो इतना हाँ, वो तो talk सबको about पता छक्का है वो। मतलब इंडिया 17 साल तक उस छक्के की साइकोलॉजी में जी है। 2003 में सचिन के अपर कट ने वो चेंज किया, जब शोएब अख्तर ने कहा था मुझसे बॉल नहीं हो रही। तो जबकि अब तक वो डिस्कस होता है पॉइंट, पता है 2003 वाला वो। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो डिस्कस होता है कि उस टाइम ये कहते हैं कि वकाई यूनिस को पुश करना चाहिए था। अफरीदी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि शुड हैव पुश्ड हिज यंग फास्ट बॉलर कि नहीं तो करे एक और ओवर, कोई बात नहीं मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, कि वो हाँ हटा देना ऐसे से शॉट के बाद तो एक उसने बोला मेरे से हो नहीं रही, तुमने हटा दिया। मतलब वो फिर एक वीक, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो साइकोलॉजी शिफ्ट। उससे पहले हमें ये लगता था पाकिस्तान कहीं से भी मैच जीत के निकाल के लेके जा सकता है। वो एक होता है ना डर, जैसे अभी हमें बैसबॉल में लग रहा था कि यार 600 भी चेज कर जाएंगे, तो वो डर बैठ गया ना, क्योंकि उन्होंने करा ऐसा है 350 चेज कर दिया, तो हमें लगता है 600 ही ना कर दे अगली बार। तो वो कहानी थी 86 में। बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हुई। सुनील गावस्कर वाज ऑलमोस्ट प्लानिंग टू रिटायर, तो यार उस टाइम पे क्रिकेट वाज नॉट योर प्राइमरी थिंग, तो आपको अभी नौकरियां भी देखनी, ये सब करना था, बिकॉज देयर वाज नॉट सो मच ऑफ मनी इन क्रिकेट एट दैट टाइम। तो लंदन में आई थिंक इमरान खान उन्हें मिले और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम अगले साल स्टार्टिंग में होली के अराउंड इंडिया आ रहे हैं खेलने, आई वॉन्ट यू टू बी देयर, प्लीज़ रिटायर मत हो।
तो आप सोचो कि आईसीसी के साथ पाकिस्तान के कितने ब्रिलियंट रिलेशंस थे कि जो उस टाइम ज़ियाउल हक थे डिक्टेटर पाकिस्तान के, उन्होंने ये क्रिकेट को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज़ करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था. आईसीसी से डिस्कस था, इंडियन सर्कल्स में किसी को पता तक भी नहीं था. मतलब इमरान खान न्यू कि देयर इज अ इंडिया पाकिस्तान सीरीज कमिंग अप इन इंडिया. इंडियन स्टार हैड नो आइडिया. मतलब आप सोचो, नो डाउट उस टाइम वो कैप्टन नहीं थे, कैप्टन कपिल थे, पर कपिल को भी नहीं पता था. तो ऐसा हुआ कि आप रिटायर मत हो जाना, आई वॉन्ट यू टू बी देयर. और वो सीरीज तो सबको पता है, वो बेंगलुरु टेस्ट मैच में जो इनिंग्स है गावस्कर की, विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एवर अगेंस्ट स्पिन मानी जाती है, कि स्क्वायर टर्निंग पिच पे जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते, ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन. 97 जो भी जेरॉड किम्बर के साथ पॉडकास्ट है, वो हर बार उस इनिंग्स के जिक्र करते हैं, कहते हैं यार इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारी उसके पास इतनी अच्छी विजुअल्स नहीं है उसकी, अदरवाइज वो मतलब एक अच्छी खासी मैनुअल होता लोगों के लिए कि स्पिन खेलते कैसे हैं. इतना ब्रिलियंट नॉक था. तो 87 में दैट सीरीज वाज यूज्ड एज अ टूल, डिप्लोमेटिक टूल बाय ज़ियाउल हक. तो जयपुर में वो एक्चुअली में राजीव गांधी जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मिले भी थे ड्यूरिंग द मैच. तो आप सोच सकते हो कि इट वाज लाइक सेट हो गया था, कहानी किस डायरेक्शन में जा रहा है. फिर 89 के बाद तो कहानी बदल गई. बर्लिन वॉल गिरी, यूएसएसआर टूट गया. तो जो तालिबान क्रिएट की थी यूएस और पाकिस्तान ने मिलके, वो वेले हो गए. अब उनको फिर कश्मीर घुसा दिया इंसर्जेंसी के लिए. उससे जस्ट पहले इंडिया गई थी पाकिस्तान खेलने, अगर आपको याद हो, जो सचिन की डेब्यू सीरीज थी, वो तो आपको पता ही है, सब सुना ही हुआ है. सुना है सर, याद नहीं है मेरे को, सुना ही है बस. तो वहाँ पे क्रिश श्रीकांत कैप्टन थे. इंडिया सीरीज ड्रॉ करके आई थी, कोई टेस्ट मैच कोई नहीं जीता था. ओडीआई थिंक सीरीज इंडिया हार गई थी, बट ऑब्वियसली दैट वाज द लास्ट थिंग. वो उसके बाद फिर हम ना वो हमारे यहाँ आए ना हम उनके वहाँ गए. ऑलमोस्ट 10 साल तो काफ़ी हॉस्टाइल रहा, बिकॉज 89 दिसंबर ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट उस सीरीज के ख़त्म होने के अराउंड से ही इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, जहाँ पे कश्मीर वॉज ऑलवेज ऑन द, आई थिंक आप कह लो कि ऑन द रडार ही रही है, कि मुजाहिदीन आए, इन्फिल्ट्रेशन हुआ उधर से, मतलब बेनज़ीर भुट्टो की भड़काऊ स्पीचेस, बड़ा कुछ हुआ. मतलब उस टाइम पे जब भी हम किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में मिलते थे, कोई बायलैटरल्स तो होने बंद हो गए उसके बाद से, तो वो मैच से ज़्यादा वो ऑलमोस्ट ऐसे लगता था कि हम लड़ाई लड़ने वाले इनके अगेंस्ट. 92 वर्ल्ड कप वी मेट, वी वॉन, इवन तो पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप, बट उस मैच की हार उनको बहुत ज़्यादा, अगर वो वर्ल्ड कप ना हारते तो हार वो और ज़्यादा एक्सकलेट होती. 96 में हमने बेंगलुरु में उनको हराया, 99 में हमने उनको इंग्लैंड में हराया. मतलब ऑल दोज टाइम्स हम बायलैटरल सीरीज में अगर मिले भी हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ में नहीं मिले हैं, अलग मिले हैं. बीच में कुछ कुछ एफर्ट्स हुई हैं, जैसे कि 96 में टोरंटो में फ्रेंडशिप कप शुरू हुआ था. टोरंटो में फर्स्ट कप पाकिस्तान जीता था 3-2 से, मुझे याद है. इंडिया 3 टेस्ट मैच, 3 ओडीआई के बाद 2-1 से आगे थी, और लास्ट के दोनों में उन्होंने 250 समथिंग मारे थे, हम दोनों में 160 पे ऑल आउट हुए थे. तो मतलब उस टाइम पे ये होता सचिन आउट, मतलब मैच खत्म वाला एरा था वो. तो मतलब आई थिंक गांगुली तो तब तक नहीं आए थे, द्रविड़ शायद आ चुके थे इंडियन सेटअप में. फिर 97 में गांगुली ने 4 मैन ऑफ द मैच जीते थे, इंडिया 4-1 से जीती थी. 98 में इंडिया की टीम स्प्लिट हो गई थी, उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी थी. तो आधी टीम कॉमनवेल्थ गई थी, आधी टीम टोरंटो खेलने गई थी. तो इंडिया नहीं जीत पाई थी वो सीरीज़, भी हार गई थी वो सीरीज़, निकल से 4-1 ही हारी थी वो सीरीज़. तो ये 3 सीरीज़ उस टाइम पे हुई. उसके बीच में 97 में एक कप पाकिस्तान में भी हुआ था. हाँ, मतलब किसी तरह से एफर्ट डाल के 3 मैच की सीरीज़ करा दी. पहला मैच इंडिया 166 फॉर 4 और 170 ऑल आउट हो गया था, 4 रन में 6 विकेट्स. मतलब ये तब कैप्टन कौन थे? अजहरुद्दीन? 97 में तो सचिन थे. अच्छा. और उससे अगले मैच में आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर लाहौर में था या कराची में था, शायद लाहौर में था. वहाँ पे इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी तो लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे, तो मैच को बीच में बंद करना पड़ गया था. तो वो एक क्लियर सिग्नल था कि मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, कि अभी भी वो मतलब माहौल नहीं है. तो मैच हुआ, इंडिया जीता, बड़ी फेमस विक्ट्री थी. अगर आपको याद हो तो उसमें चौहान करके एक स्पिनर होते थे इंडिया के, आपने तो शायद वगैरह नहीं देखा होगा. तो उन्होंने आई थिंक शायद सकलेन मुश्ताक को छक्का मार के मैच जितवाया था. बड़ा लास्ट ओवर में इंडिया बड़ी रो पीट के किस तरह से मैच जीती थी, मतलब बहुत हिस्टोरिकल. और तीसरे मैच में तो इजाज अहमद ने इंडिया को रौंद के रख दिया था, बुरी तरह हराया था, बुरी तरह 25-26 ओवरों में चेस करके. तो 2-1 से इंडिया वो सीरीज हारी थी, बट दैट्स इट. उसके बाद फिर
इंडिया नहीं गई पाकिस्तान। फिर 99 में फिर से दोबारा, जब 98 में हमने पोखरान किया, वहाँ फिर हॉस्टालिटी बढ़ी क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर बन गए। तो फिर उसके बाद लगा इंडियन कंटिजेंट को कि अब हमें सॉफ्ट पावर फिर जीतने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोचो कि सॉफ्ट पावर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाएगी वहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी यूएस सैंक्शंस के अंडर आने वाले हो। आपने न्यूक्लियर पावर बना ली, यूएस आईएसआई दोनों नहीं चाहते थे आपको वो मिले, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से टाइम पे न्यूक्लियर पावर्स बनी है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो क्लियरली अब पता था कि न्यूक्लियर पावर्स हो गई हैं, तो वॉर इज नॉट द वे, वी नीड टू सेट दिस राइट थ्रू डिप्लोमेसी। तो 98 में जब हम टोरंटो खेलने गए, उसके बाद ईयर एंड के आसपास 98 में पाकिस्तान इंडिया आई खेलने, तो 99 ही हो गया था वो। हम न्यूजीलैंड टूर से वापस आए थे, आई थिंक फरवरी था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और बहुत हॉस्टाइल कंडीशंस थे। पहला टेस्ट मैच वाज आई थिंक सपोज टू बी इन दिल्ली इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और शिवसेना ने पिच खोद के रख दी थी कि अब मैच होने ही नहीं देंगे। तो वो आई थिंक फर्स्ट मैच फिर पोस्टपोन हुआ था, फिर वो पहले चेन्नई में हुआ था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड, कि दिल्ली की पिच तो फिरोजा कोटला तो खोद के रख दी थी उन्होंने कि मैच हम यहाँ पे होने ही नहीं देंगे। तो चेन्नई में तब सबको पता है वो मैच सचिन तेंदुलकर का 136, इंडिया 12 रन से आ रही थी। लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के बाद तो उसके विजुअल्स और दिखे हैं सबको, काफ़ी लोगों ने उसको कंपेयर किया, सब किया। फिर दिल्ली में तो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच हुआ जहाँ पे अनिल कुंबले टुक 10 विकेट्स इन अ सिंगल इनिंग्स, और सीरीज बनी। उसके बाद एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हुई, कोलकाता ईडन गार्डन्स का वो फेमस टेस्ट जहाँ पे शोएब अख्तर अनाउंस टू द वर्ल्ड कि वो क्या चीज़ है। कंसेक्यूटिव बॉल्स पे उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। कंट्रोवर्शियल था, मतलब वहाँ पे कंट्रोवर्शियल एज इन रन आउट सेकंड इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर। अच्छा, वो जो आगे आ गए थे। हाँ, शोएब अख्तर तो आगे थे, तो रन आउट तो बहुत फेमस है ही है यार। चीज़ें तो बहुत तगड़ी हुई हैं। 97 में इंडिपेंडेंस कप हुआ था इंडिया में, वहाँ पे सईद अनवर 194 स्कोर करके गए। ऐसे तो एक हमने वर्ल्ड टेस्ट ओडीआई सीरीज भी जीती थी ऑस्ट्रेलिया में 1985 में। तो मैचेस बड़े रंगीन तो रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। 99 की सीरीज की खासियत क्या है कि जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान को होस्ट कर रहा था, आप ये सोचो चेन्नई टेस्ट मैच जीतने के बाद दे टुक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द स्टेडियम, और पूरी क्राउड ने उठ के वहां पे तालियां मारी थी पाकिस्तान के लिए इंडिया में। और उसी टाइम पे सेम टाइम पे पाकिस्तान आर्मी इंसर्जेंसी करवा रही थी कारगिल के अंदर, बिकॉज वो आके तो ठंड में बैठ गए थे ना। जो हमें दिखा बाद में अप्रैल 9 में जो उनकी हुई वो पोजीशंस तो उन्होंने लेके पहले ठंड में ही, जब उन्होंने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो विंटर में उन्होंने पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी कि अभी इस टाइम पे कोई पेट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होएगी, बर्फ़ जमी हुई है, तो हम आके पहले जगह लेके बैठ जाते हैं। वो हायर पीक्स पे आके बैठ गए उस टाइम पे। तो आप सोचो ना, इंडियन गवर्नमेंट वाज आल्सो लिटिल रिलक्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो लाहौर बस यात्रा हुई थी, वहाँ से फिर वो फ्रेंडशिप बस शुरू हुई थी इंडिया एंड ऑल में। जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो स्पेशली गए थे वहाँ पे उस टाइम पे फ्रेंडशिप के लिए एंड ऑल के लिए। बड़ा सारा मुझे याद है, मतलब टीवी पे आया था, वो गाना चल रहा होता था बाजरे दा सिट्टा, ये बड़ा नॉस्टैल्जिक सा एक्सपीरियंस था सबके लिए। एंड वी गॉट फूल्ड कि हमने वो करा, और उस टाइम पे हमने पाकिस्तान टीम को इंडिया इनवाइट किया, बड़ा ये सब चीज़ें हुई, और पीछे से उनका प्लान कुछ और था जहाँ पे आर्मी पाकिस्तान की प्रॉपर मिलिटेंट्स बन के आके बैठी थी। मिलिटेंट से ज़्यादा खुद की आर्मी आई थी उनकी। कितना फेमस चीज़ तो है कि बाद में उन्होंने अपने आर्मी के बंदों की बॉडीज़ तक भी क्लेम नहीं की, ये कि नहीं हुआ, बहुत कुछ कितने सालों बाद जाके, मतलब परवेज़ मुशर्रफ ने बताई कि क्या कहानी थी, वो तो हमारे हीरोज़ थे, ये था वो था, कितना कुछ तो बताते हैं। वो तो इंसर्जेंट्स जो पहले भी आ रहे थे उनको भी अपने मुजाहिदीन को अपने शहीद ही गिनते हैं। तो इफ ऑल दैट वाज हैपनिंग, उस टाइम पे इंडियन फेल्ट बैकस्टैब्ड कि यार हम एक तरफ इनको घर बुला के इज्जतें दे रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशंस हो रही हैं। देखो कोलकाता क्राउड ने तो सचिन के आउट होने के बाद अच्छा खासा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट दिखाया था, वहाँ तो स्टेडियम खाली करके मैच हुआ था। चलो कोलकाता की वो हिस्ट्री भी है, 96 में सेमीफाइनल्स में भी जब इंडिया श्रीलंका मैच था तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, आग वाग लगाई थी लोगों ने, स्टेडियम खाली करना पड़ा था, मैच रोकना पड़ा था। सेम हैपेंड इन दैट एशियन टेस्ट चैंपियनशिप ऑल्सो। पर ओवरऑल मतलब अब शोएब अख्तर से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कि दे गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स
from the Indian crowd in India. So generally the overall environment was very conducive. कुछ मसाज माहौल था और उस टाइम पे पीछे कहानी ये चल रही थी. फिर उसी टाइम पे हम शारजा भी खेलने गए, नो डाउट सचिन नहीं थे, हम बुरी तरह हारे भी, काफ़ी कुछ हुआ है उस टाइम पे. इंडिया में भी सीरीज़ हुई थी, श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज़ हुई थी. फिर वर्ल्ड कप आया, तो सोचो जो वर्ल्ड कप का सुपर 6 का मैच था, उस टाइम पे भी ये न्यूज़ उठी थी कि हमें वो मैच फोरफिट कर देना चाहिए, ये कर दे, क्योंकि इंडिया एक्चुअली टेक्निकली उस सीरीज से ऑलरेडी बाहर हो चुका था. क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, अगर वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बड़ा अजीब था, उसमें ये था कि जब लीग मैचेस में जो टीम आपसे जीती है और अगर वो सुपर 6 में चली गई तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, उनके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स होंगे. तो इंडिया 2 टीमों से हारी थी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से, दोनों क्वालिफाई कर गए थे. जिम्बाब्वे से तो वी ऑल नो सचिन के फादर चले गए थे, उस चक्कर में वो खेले नहीं थे और इंडिया 7 रन चाहिए थे 3 ओवरों में इंडिया को, और इंडिया ने बहुत उछाला था. मतलब वो वन ऑफ द हॉरेबल डिफीट्स में से. हेनरी ओलंगा जस्ट क्रिएटेड हैवक. मतलब आज तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या, पता नहीं उस एरा में मैच फिक्सिंग होती थी, क्या होता था, नहीं होता था. पर इंडिया सुपर 6 में 0 पॉइंट लेके गई थी, तो इंडिया को सारे मैच जीतने थे. तो इंडिया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने 258 मारे थे, इंडिया 217 समथिंग बना पाई थी. यहाँ पे 20 पे 3-4 हो गए थे इंडिया के. मैकग्रा जस्ट रैन थ्रू आर टॉप ऑर्डर. सचिन तो पहले ओवर में डक पे गए थे. तो पाकिस्तान के साथ सेकेंड हमारा मैच था, तो पाकिस्तान मोरलेस क्वालिफाई कर ही गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आई थिंक उनके साथ जो सुपर 6 में गई थी, न्यूजीलैंड गई थी और ऑस्ट्रेलिया गई थी, दोनों को पाकिस्तान हरा चुका था लीग स्टेजेस में. तो पाकिस्तान के पास पूरे पॉइंट्स थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक ही मैच जीतना था उस पूरे उसमें. तो वो मैच एक जिम्बाब्वे के साथ था, उनको पता ही था जिम्बाब्वे से जीत ही जाएंगे. तो ये उस टाइम पे भी कॉल्स उठी थी कि इंडिया शुड नॉट बी प्लेइंग पाकिस्तान, कि हमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इट विल गिव देम अ स्टेटमेंट. क्योंकि उस टाइम पे कारगिल वॉर चल रही थी, आप सोचो. बट मैच हुआ, इंडिया ने मैच जीता. वेंकटेश प्रसाद ने वहाँ पंजा किया था. इंग्लैंड में आई थिंक मैनचेस्टर में हुआ था वो मैच, एंड बड़ा फेमस मैच है, बड़ा हॉस्टाइल एनवायरमेंट में. सोचो यार, आपके फौजी उस टाइम पे मतलब इंसर्जेंसी के अगेंस्ट कारगिल में लड़ रहे हैं और एज अ प्लेयर आप खेल रहे हो. जस्ट इमेजिन द प्रेशर दैट इट हैड. और उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हुई. हम फिर से मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में खेले. फिर 2001 में हमने एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप से विड्रॉ किया कि हम एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट भी नहीं बनेंगे. तो उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी. इंडिया खेला ही नहीं था वो, और काफ़ी क्रिटिसाइज हुए थे. वसीम अकरम ने बहुत सुनाया था कि शाहिद अफरीदी ने बहुत बोला था कि हार जाते इसलिए नहीं खेल रहे, ये था वो था. पर फिर दिसंबर में एक और बहुत घास्टली एक्ट हुआ, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था. तो पार्लियामेंट अटैक पे तो एक बार ये सिचुएशन बन गई थी कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के पूरे चांसेस थे. उस टाइम पे भी ऑल द ग्लोबल पावर्स इंटरवीन एंड समाउ लड़ाई लगी नहीं. फिर इंडिया ने दोबारा 2003 में बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश की. फिर अटल बिहारी वाजपेयी टुक इनिशिएटिव, और 2004 में हमने पाकिस्तान टीम भेजी 15 सालों बाद टेस्ट मैच खेलने. वनडे भी खेले थे, पर अब फुल फ्लेज टूर 15 साल के बाद हो गया. 97 में तो हम हफ्ते के अंदर 3 मैच खेल के वापस आ गए थे. तो वहाँ पे हमने ओडीआई सीरीज़ खेली 5, फिर टेस्ट मैच सीरीज़ खेली 2004 में, और हम दोनों जीते. बड़ी फेमस सीरीज़ है मुल्तान के सुल्तान, वो 100, वो फेमस डिक्लेरेशन ऑफ 194 नॉट आउट, द्राविड का 270, बड़ा फेमस वो एरा है 2004 का. फिर रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हुए 2005 में. वो इंडिया आए, टेस्ट सीरीज़ भी खेले, ओडीआई सीरीज़ भी खेले. 2006 में हम गए वहाँ पे, पर फिर से 2006 में काम खराब होना शुरू हुआ. उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए इंडिया में डिफरेंट जगहों पे. मुंबई में काफ़ी सारे सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें फिर बाद में इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी आया था, जो कि कहते थे कि इनडायरेक्टली वो भी पाकिस्तान से ही बैक्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली सब चीज़ें तो उनके थ्रू ही हो रहा था. तो फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि नहीं, वी शुड नॉट स्टॉप दीज बायलैटरल टाइज. 2007 में वो इंडिया खेलने आए और टेस्ट सीरीज़ हुई, वनडे सीरीज़ हुई, हम टेस्ट सीरीज़ जीते. तो स्टिल इट केप्ट ऑन गोइंग. बट 2008 वॉज द पिवटल मोमेंट. 2009 में इंडिया को पाकिस्तान जाना था खेलने. उससे पहले 2008 26 नवंबर को आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, टेरिफाइंग एक्ट हैपेंड, जहाँ पे मतलब बोट से कुछ टेररिस्ट आए
और उन्होंने एक इंडिया की फाइनेंशियल हब को कंप्लीटली एंड रैंसम रख लिया. वी ऑल नो दैट 26/11 मुंबई अटैक. और वो आई थिंक शायद उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट को उन्होंने नींद से उठाया कि भाई बहुत फ्रेंडशिप हो गया, बिकॉज दैट वॉज लाइक द फाइनल नेल इन द कॉफिन. तो इंडिया डिक्लाइंड टू गो टू पाकिस्तान इन 2009. और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में एक्टिव भी हुई हैं. उस टाइम पे जो अजीत डोवाल थे वो दोबारा एक्टिव होने शुरू हुए. उस टाइम पे वो यूपीए के रडार से नीचे गिर चुके थे. तो उन्होंने अपना बैकएंड एक्टिवेशन करना शुरू किया, जो अल्टीमेटली अन्ना हजारे मूवमेंट बनी. बड़ा कुछ क्रिएट हुआ. मतलब ही काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द बैकग्राउंड. बहुत कुछ हुआ उसमें. तो 2009 में वी डिडंट गो टू पाकिस्तान. तो एक टीम बेचारी स्टेप इन करी कि हम खेलने चले जाते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका. और फिर क्या हुआ, वी ऑल नो दैट. जो अटैक इंडियन टीम के लिए प्लान था उसका रास्ते में कौन आ गए? श्रीलंका. अब समीर वीरा के तो छाती में गोली भी लगी थी. और आई थिंक एक एम्पायर के लेग में भी गोली लगी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो किसी तरह से वो बस ड्राइवर की हिम्मत के चक्कर में बच गए थे कि उसने बस भगा ली थी एंड ऑल. वो जो किसी गोली वोली भी लगी थी तब भी वो भगा के ले गया. और किस तरह से वो बच गए, नहीं तो वो सिटिंग डक थी श्रीलंकन टीम. मतलब लेजेंड्स लाइक मुरलीधरन, संगाकारा, जयवर्धने सब. और उनका भी बेस्ट तो देखना था. अभी तो बेस्ट मतलब चलो मुरलीधरन तो जा ही देते, पर संगाकारा उनका तो भी बेस्ट आना था. तो मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में थी श्रीलंका. वो तो उनका गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था वो उनका. तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में तो मैचेस ही नहीं हुए, कोई भी टीम नहीं गई कितने साल. फिर तो इंडिया ने आफ्टर 2008 आईपीएल इतनी क्रिकेट में सॉफ्ट पावर गेन कर ली कि दे मेड श्योर कि पाकिस्तान शुड बी केप्ट देयर इटसेल्फ, कि उनके लिए अड़चनें बढ़ें. एंड सिर्फ पहले ही आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स खेले थे 2008 में. उसमें तो मुझे याद है कि सोहेल तनवीर खेले थे राजस्थान रॉयल्स में, 6 विकेट्स ली थी. फिर शोएब अख्तर को लेके आए थे शाहरुख खान. बहुत मुझे वो सीन्स नहीं भूलते. शोएब अख्तर को ऐसे गले मिल के लेके आ रहे हैं, उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया था. मतलब सौरभ गांगुली उनको बहुत वेलकम कर रहे हैं, शाहरुख खान बड़ा वेलकम कर रहे हैं. कामरान अकमल प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स. मतलब काफ़ी उस टाइम तो मतलब था. फिर ऑब्वियसली जब ये अटैक हुआ फिर 2009 ऑनवर्ड्स तो पाकिस्तान प्लेयर्स बैंड ही हो गया आईपीएल से. उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो दे एवर प्लेड अगेन फॉर एनी आईपीएल टीम. और अब तो कहानी बदल गई ना यार, बिकॉज 2012 एंड में फिर से यूपीए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था. फिर से पाकिस्तान को इंडिया इनवाइट किया था. 3 ओडीआई मैचेस हुए थे, 2 T20 हुए थे. आई थिंक T20 1-1 हुआ था. ओडीआई सीरीज वॉज लाइक पोस्ट सचिन तेंदुलकर एरा. फर्स्ट सीरीज थी सचिन के बिना. और वहाँ पे हम आई थिंक 2-1 हारे थे. लास्ट मैच हम जीते थे भी रो पीट के. वो बहुत मतलब हम काफ़ी जुनैद खान समझ ही नहीं पाए थे. विराट कोहली का टोटल सीरीज का स्कोर 13 था. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. मतलब वो सीरीज के बाद भी दोबारा कभी इनके बीच में बायलैटरल सीरीज हुई ही नहीं, कहीं पे भी नहीं हुई. मतलब कोई पाकिस्तान में भी इंडिया में भी न्यूट्रल वेन्यू पे कभी नहीं हुई. दैट्स द लास्ट बायलैटरल सीरीज वी वन, बिकॉज वंस एनडीए केम इन 2014 दे वर वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम ये भी नहीं करेंगे कि दैट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के नॉट गो सेपरेटली. अगर वो टेररिज्म लेके आएंगे तो हम स्पोर्ट्स को पार्ट नहीं बनने देंगे उसका. दे हैड अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन दिस. तो वहां कभी बायलैटरल नहीं हुआ. टेस्ट मैच तो 2009 के बाद कभी नहीं खेले. 2009 क्या 2007 के बाद कभी नहीं खेले. 9 में खेलने जाना था, वो सीरीज कभी हुई नहीं. फिर हम दोनों के बीच में कभी कंट्रीज में कोई बायलैटरल टेस्ट मैच सीरीज तो हुई ही नहीं है. तो विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके तो टेस्ट करियर में, अश्विन इनके तो कोई टेस्ट करियर में मैच ही नहीं है पाकिस्तान के साथ. कोई कहीं पे भी नहीं हम खेले ना. यूएई पे कहीं खेले, कहीं नहीं खेले. उनके बीच में कोई बायलैटरल सीरीज ही नहीं हुई टेस्ट में. ओडीआई मैंने बताया कि वो T20 ओडीआई 2012 के एंड के राउंड वो एफर्ट था, बट दैट ऑल्सो काइंड ऑफ फेल ऑफ द रडार बिकॉज यूपी गवर्नमेंट हैड अ वेरी डिफरेंट स्टांस कि उनको लगा कि ये चीज़ तो नहीं चल सकती. फिर कोशिश उनकी तरफ से भी आई है, ऐसा कि नहीं हुआ. उरी अटैक आ गया 2016 में. फिर पठानकोट अटैक हुआ. फिर पुलवामा अटैक हुआ 2019 में. तो फिर जब भी माहौल बन भी रहा था बायलैटरल टाइज का रिवाइव होने का, तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहा है. क्योंकि वहाँ जो मिलिट्री फैक्शन है मेरे ख्याल से वो चाहती भी नहीं है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कभी भी कोई इस तरह की सुलह हो और चीज़ें आगे उस डायरेक्शन में जाएं. तो वो हमेशा ऑन द बॉयल तो रखते हैं. और एक और चीज़ भी है, वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द राइवलरी
between India Pakistan has gone down significantly. वाइट बॉल क्रिकेट में T20s है जहां पे वो compete करते हैं, ODIs में और टेस्ट में तो आई डोंट थिंक सो। अगर आज मैच होगा तो वो compete भी कर पाएंगे बायलैटरल में। एक आधा कोई बड़ा मैच हरा दिया वंस इन अ ब्लू मून किसी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के चलते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर बायलैटरल में तो मुझे लगता है T20 सीरीज में वो कंप्लीट किसी एंगल से नहीं कर पाएंगे। ना वो बांग्लादेश से नहीं कर पा रहे इस वक्त। तो बिल्कुल सही। तो अब वो मेरे को लगता है कमर्शियल इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी ना कम हो रहे मैचेस तो शायद एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। जब मैचेस रेगुलरली बायलैटरल होने लग गए ना तो मुझे लगता है वो वैसे ही कमर्शियल एस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखेंगे कि बुरी तरह इंडिया पीटी जा रही है, उनको रौंदी जा रही है, फिर वो कहाँ क्वालिटी ऑफ गेम रह जाएगी। डिफरेंस तो दोनों टीम्स के बीच में काफी मैसिव हो चुका है अब। तो बायलैटरल्स नहीं, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड ऑल में तो मिलते रहे हैं। एशिया कप में 2018, 2016 और 2012, बाद में भी अभी 2023 वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में, ऑल दैट हैज ऑलवेज हैपेंड। पर अब 2023 में एशिया कप के टाइम पे पाकिस्तान को मौका मिला था होस्ट करने का, पर इंडिया यूज्ड देयर सॉफ्ट पावर एंड देयर डिप्लोमेसी टू मेक श्योर कि इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान ट्रैवल करने। देखो यार, अगर 2009 में उन पे ऐसा अटैक हो सकता है, उसके बाद तो पाकिस्तान की सिचुएशन और ज़्यादा खराब ही हुई है ना। अब उनसे बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, उनसे वहाँ पश्तून बॉर्डर के साथ प्रॉब्लम है, उनके तो हर जगह पे अब कहानियाँ बनी हुई हैं। तो दे हैव तालिबान के साथ, पाकिस्तान तालिबान अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो उनके तो रिलेशंस और ओवरऑल चीज़ें और ख़राब हुई हैं। तो इंडिया के लिए तो इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट इफ दे प्लान टू गो टू पाकिस्तान। तो 2023 में भी जो एशिया कप था स्प्लिट मॉडल में यूज़ हुआ था, जहाँ पे इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे और पाकिस्तान बाकी मैचेस होस्ट कर रहा था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कंसर्न आया, बहुत हु हल्ला हुआ, बहुत पाकिस्तान ने सीने ठोके, बहुत कहानियाँ पीटी कि इंडिया तो आएगा, नहीं आएगा तो ना खेले, ये वो फलाना टिमकाना। बट अल्टीमेटली इंडिया के सारे मैचेस कहाँ हुए? यूएई में। पाकिस्तान को होस्ट होने के बावजूद यूएई ट्रैवल करके आना पड़ा, बिकॉज प्रॉब्लम अगेन आ जाता है दैट सिक्योरिटी थ्रेट भी है इंडियन प्लेयर्स पे, बिकॉज they do not have control over their internal politics anymore. There are enough rogue elements which can create things जिनका फिर कोई मतलब आप कह लो कि वे बैक ही नहीं है। मान लो अगर it becomes a fatal thing for Indian cricket team, क्या हम उस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त कर लेंगे? ना फिर तो वॉर क्या बहुत कुछ हो जाएगा। हम तो इस बात पे लड़ लेते हैं कि भाई कि हैंडशेक क्यों नहीं हुआ। आप खुद सोचो। तो हाँ, वही स्टोक्स और जडेजा। तो ऐसे हैंडशेक तो हुआ था, नहीं बाद में नहीं हुआ। बाद में नहीं हुआ था, पहले हो गया था। नहीं, वो पहले तो स्टोक्स करने गया था, मना कर दिया ना। अच्छा। बाद में सुंदर और जडेजा ने हाथ पे लाया तो उसने मना कर दिया। अच्छा, चलो। तो मतलब कहने की बात यह है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने क्लियरली दिखा दिया कि वी हैव ऑल द पावर, जबकि कमिंस ने, सब ने इतनी बकवास की, इंडिया को अनफेयर एडवांटेज, वेस्ट इंडीज के लेजेंड्स पुराने उठ के आ गए हैं मतलब क्लाइव लॉयड एंड ऑल, एंडी रॉबर्ट्स की, ये क्या इंडिया कंट्रोल करता है, ये करता है कि दे ऑल्सो हैव देयर फ्रस्ट्रेशन की वेस्ट इंडीज क्रिकेट के तो धज्जियां उठ रखे, 27 ऑल आउट तो उनकी टीमें हो रही हैं, अब क्या करें वो भी। बट यार आई डोंट थिंक सो कि इंडिया विल एवर बी एबल टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, बिकॉज दिस इज गोइंग डाउन हिल ओनली। मतलब उनका अब ओवरऑल कहानी और ख़राब ही होती जा रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो आई थिंक शायद दोबारा फिर थोड़ा माहौल लगता कि बिल्ड होने लग गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं कंजूसिवनेस आने लग गई थी, वो पहलगाम अटैक के बाद तो मुझे लगता है। और अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी है, उन्होंने कोई एक्टिव वॉर अपनी होशो आवाज में नहीं देखी है दोनों कंट्रीज में। कोई 1971 के टाइम पे कितने लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, जो क्योंकि इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। और उसके बाद कारगिल हुआ, बट दैट ओनली वॉज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कभी सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम फ्यू विलेजेस एट बॉर्डर, जिन पे शेलिंग वेलिंग के कारण कई बार वो बेचारे चपेट में आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल सिविलियन पॉपुलेशन जहां पे उनकी फतेह मिसाइल दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये चीजें तो कभी भी नहीं हुई है। मतलब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ा कुछ किया पीओके में जाके एंड ऑल, बट स्टिल इट नेवर गॉट एक्सकलेटेड टू दैट लेवल दैट टू नेशंस वर अप देयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर फाइटिंग, कि ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये वो बड़ा कुछ देखा हमने। तो बीइंग इन अ बॉर्डर सिटी वी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ऑन अ डेली बेसिस ड्यूरिंग दैट पीरियड। ऐसे में जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एन इवेंट
which was designed to basically challenge the entire secular fabric of our country. क्योंकि आप सोचो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि रिलीजन पूछ पूछ के मारा, ये बोला अपने प्राइम मिनिस्टर को जाके बोल लो, ये किया. इट वाज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंडा बीइंग सेट बाय देम, एंड दे थॉट दैट इंडिया इज गोइंग टू बर्न आफ्टर दैट, कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, डिविजन हो जाएंगी. हैट्स ऑफ टू आवर कंट्री दैट वी बिहेव वेरी मैच्योरली. We could understand the evil designs behind this, and also to politicians who came up and जिन्होंने even हिंदू politicians, मुस्लिम politicians दोनों ने आके इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और आपस में बंदूकें नहीं तानी और सब कुछ पाकिस्तान पे ही ताना गया. एंड देन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने एक बहुत तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया. बट उस टाइम पे भी मुझे लगता है एक जो चीज़ हुई कि somehow इंडिया फेल्ट कि हम शायद मीडिया नैरेटिव उतना अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाए, कि वो पाकिस्तान ने जिस तरह का एक वर्ल्ड आइसोलेशन फीस करना था वो somehow उनको नहीं मिला. मतलब वो जैसे रशिया को मिला यूक्रेन वॉर से कि सबने बाइकआउट किया, उनको गेम्स में नहीं बुलाया, ये सब चीज़ें, वो somehow पाकिस्तान को नहीं मिला. मतलब दैट पाकिस्तान काइंड ऑफ एस्केप्ड. मतलब आप ये सोचो कि अभी पेरिस ओलंपिक्स के बीच में तो मतलब स्टेटमेंट्स आ रही थी ये नदीम को लेके एंड ऑल की, मतलब यहाँ पे कि ये तो हमारा ही बच्चा है, ये है 2 brothers फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ये वो क्या क्या डिस्कशंस आई हैं. तो वो सबके बीच में आप प्रैक्टिकली सोचो, किसी से पैसे के लिए तो नहीं खेल रहा है. इट इज़ ओनली द इंडियन गवर्नमेंट्स विल, दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग अहेड. अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको डायरेक्टिव दे दे नहीं खेलना तो नहीं खेलना. अब इंडियन गवर्नमेंट क्यों खेलना चाहती है वो समझना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं यार, मुझे लगता है मे बी उनको ये लगा कि शायद जितना हम सोचते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका उतना नहीं हुआ. तो वी डोंट वांट टू मे बी सेंड दैट नैरेटिव कि वी आर एक्सक्लूसिवली ट्रीटिंग सम पीपल. कि कल मैंने जैसे कहा कि हमारा 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने का भी प्लान है, एंड वी स्टिल वांट टू बी अ मोर इंक्लूसिव कंट्री एज अ होल. तो एक वो रीज़न होगा कि इंडिया ने अग्री कर लिया कि चलो यार कोई बात नहीं. इसके बाद फिर पीएसएल में वो प्रॉब्लम आई थी ना, हाँ, कि डीआरएस और हॉकाई नहीं में था. उनके लिए तो इट इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक सेटबैक इफ इंडिया डिक्लाइंस टू प्ले एशिया कप. उनका तो बहुत बुरा हाल होगा, बिकॉज आप सोचो टेक्निकल टीम्स तक भी उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती, टेक्निकल सपोर्ट तक भी उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता. कि पीएसएल में इंडियन टेक्नीशियंस नहीं जा पाए वॉर के बाद, तो उनके पास हॉकाई और डीआरएस इकोसिस्टम ही नहीं था. उनके फाइनल जो मैचेस हुए हैं सारे वो विदाउट, ऑस्ट्रेलिया से भी तो ला सकते थे ना, कि वो महंगे पड़ते हैं इनको. ओ इतना कहाँ वो कर लेंगे यार. और ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पास तो सिर्फ एक वो टेक्नोलॉजी थी, हॉटस्पॉट. बाकी ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियंस तो इंडिया के पास ही ओवरऑल. क्योंकि यार बीसीसीआई ने तो कितने साल पहले प्रोडक्शन एंड ऑल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था ना. तो द एंटायर इकोसिस्टम हैज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली. अब क्या लग रहा है सर आपको नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, क्लोजिंग रिमार्क्स, व्हाट यू वांट टू से, कि आपको क्या लगता है कि ठीक होता हुआ दिख रहा है या नहीं? आप अपना ओपिनियन शेयर करो, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. मैंने तो कल लाइव में भी अपना ओपिनियन दिया. मुझे सर ऐसा लगता है कि आप ना पॉलिटिक्स में रोज हार्ड स्टांस नहीं ले सकते हो. यू हैव टू बी सॉफ्ट समटाइम्स, एंड मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू बी सॉफ्ट. आप इस वक्त वर्ल्ड के उन लीडर्स को देखो जिन्होंने हार्ड स्टांस लिए हुए हैं. आप उनके नाम आपके सीधा दिमाग में आ जाते हैं, कौन कौन लोग हैं. जैसे पुतिन आ जाते हैं, फिर आपके दिमाग में नॉर्थ कोरिया के आ जाते हैं. ये वो हैं जिन्होंने हार्ड स्टांस लिया हुआ है. फिर आ जाते हैं डिप्लोमेटिक आ जाते हैं, या कैपिटलिस्ट माइंडसेट के आ जाते हैं. जिनपिंग भी तो डिप्लोमेटिक ही है. हाँ वो है. जैसे चाइना इज डिप्लोमेटिक, जो मर्जी बोल लो, ये लगता है दुनिया को कि नहीं वो अथॉरिटेरियन, अंदर कंट्री जैसे मर्जी चलाएं, पर बाहर वो फ्लेक्सिबल ही हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं. और वो अपने प्यारे तरीके से वो इस इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट से बाहर हो गए, जबकि उन्होंने आउट एंड आउट पाकिस्तान को सपोर्ट किया. उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजरी तक भी शेयर की है उनसे. तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जो मीडिया नैरेटिव है ऑलरेडी अभी इस वॉर में हारने के बाद, अगर अब इंडिया को अपनी इमेज भी वॉश करनी है, जो अगर आपने देखा हो आफ्टर द वॉर इंडिया ने अपने मिनिस्टर्स को बोथ फ्रॉम ऑपोजिशन एज वेल एज फ्रॉम देयर ओन पार्टी जो भेजे लोग बाहर बोलने के लिए, जाओ इंटरव्यूज दो, लोगों को बताओ. सोचो यार, हमने जितना डैमेज किया, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तब भी पाकिस्तान कितना अमेजिंग नैरेटिव बिल्ड कर पाया अपने लिए. क्या कराया? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मीडिया फोड़ा. और क्यों वो समझ नहीं आया? नहीं, क्यों समझ नहीं आया ना सर, यही है गेम ना आज के टाइम पे. अब गेम ही सोशल मीडिया वाली लड़ाई ही जीतनी सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे. टिकटॉक, उनके पास टिकटॉक का एक्सेस था. इंडिया ने टिकटॉक
जो बैन करा उसकी वजह से हम इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि चाइना और यूएस में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी लोग चलाते ही टिकटॉक हैं। टिकटॉक पे तो बहुत यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड तो टिकटॉक को लेके पागल है, तो हम बैठे हुए हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लोग वहां पे देखते या हैं, ट्विटर पे। और ट्विटर भी बहुत एलिटेस्ट क्राउड देखता है यार, बहुत कम, मतलब क्राउड ही कम है। बहुत कम क्राउड है, मतलब बहुत एलिटेस्ट तो क्राउड मेरे को है लग रहा वहाँ है उस कॉन्टेक्स्ट में भी मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से शायद पे। यार अब ये सोचो ना, ईरान कन्फ्लिक्ट आया, ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट से भी क्या कंसर्न आता है। यूएस नोज कि अगर ईरान उठता है, एक तो उनका ऑब्वियसली ऑयल से इतना बड़ा कंट्रोल जाता है, और अगर ईरान उठता है तो एक्चुअली उनका पूरा मिडल ईस्ट से कंट्रोल चला जाता है। तो वहां पे पाकिस्तान इज ऑल्सो अ बेस फॉर देम टू कीप एन आई ऑन ईरान। मतलब ईरान के ऊपर भी आई रखने के लिए उनके लिए बहुत, उधर से इजराइल, उधर से पाकिस्तान, उनके लिए एक्चुअली में बेसेस हैं। पाकिस्तान तो सूडो यूएस है यार, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट, हम जो मर्जी कह लें। Still है, बेसिकली अभी भी है। डिवीजन इंडिया का दो रीजन से होती है। आप अगर पूरी हिस्ट्री देखोगे ना, बांग्लादेश तक भी रशिया का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था ऊपर से। तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली उस टाइम पे भी डरते थे कि सिक्किम वगैरह का क्या होगा, कि इसके चक्कर में तो कहीं रशिया इंट्रूड नहीं कर जाएगा। सिक्किम यूएस आफ्टर ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो सारी सॉफ्ट पावर यूएस के पास चली गई। सिक्किम में उन्होंने अपना एजेंट भेजा था एज अ क्वीन बना के, जिसने जाके हनी ट्रैप जिसे हम कहते हैं कि वहां के राजे को फंसाया, सब किया। वो तो अजीत डोभाल सिक्किम को इंडिया में जोड़ लाए, तब इंडिया उनको फिर भी उनको लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, देवर लाइक कि रशियन इन्फ्लुएंस ना आ जाए एंड ऑल। तो जो डिवीजन भी हुआ इंडिया का 1947 में, वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो भी उस टाइम तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था ही नहीं। उस टाइम तक कोल्ड वॉर हैज टेकन ओवर, यूएस का इन्फ्लुएंस था। दे ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट सूडो स्टेट्स इन सेंट्रल एशिया टू हैव कंट्रोल ओवर ऑयल, टू हैव चेक ऑन रशिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हम जियो पॉलिटिक्स को इतनी ईजिली नहीं नेगेट कर सकते। एंड वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमारे लिए अब ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो बाकी मेंबर्स से जानना चाहेंगे आपका क्या ओपिनियन है। वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड। अगर आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, वो भी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं हम कह रहे हैं, बिकॉज ये पावर्स और ये आप काफ़ी हद तक कह सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन, उतनी इंटेलेक्ट भी आप बोल लो, बिकॉज वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, वी डोंट अंडरस्टैंड की वर्ल्ड पॉलिटिक्स दूर से समझ आती है, पर अंदर बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। तो किसी में हम बहुत रुकी हैं यार उन सब नॉलेज में। तो वी आर नॉट सिटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ऑन दैट नोट वी विल जस्ट लाइक ये ओपन ही एक डिस्कशन छोड़ के जा रहे हैं हम कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट इस पूरी वीडियो का मुद्दा ये था कि हम जाने कि यहाँ तक अभी तक भी हम जो पहुँचे हैं उसमें हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा। सो थैंक यू सो मच सर। काफ़ी हद तक तो जो कहानियाँ थी वो आपके पैदा होने के बाद की ही ज़्यादा थी। पैदा होने से पहले तो फिर भी ठीक था माहौल, वैसे अपार्ट फ्रॉम पार्टीशन ऑब्वियसली। मैं पैदा हुआ सर, माहौल ही खराब कर दिया। माहौल खराब होगा उसके बाद। तो उसके बाद 89 के बाद कोल्ड वॉर के ऊपर फोकस चेंज हो गया ना। वही। सो थैंक यू सो मच सर।